हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। फिर से मैं वन शॉट वीडियो लेकर के आ गया हूं, पर ये टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस टॉपिक के लिए, लॉज ऑफ मोशन के लिए, कई बार चैनल पे भी रिक्वेस्ट आया है कि सर इस पे वन शॉट वीडियो बनाइए। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन में आप फिजिक्स के बेसिक बातों को तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ आपको फिजिक्स का एक विजुअलाइजेशन, एक रियलाइजेशन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग सीखने वाले हैं उसे आगे आने वाले कई चैप्टर्स में भी इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है जो लोग भी फिजिक्स सीखने के लिए आए हैं वो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको फायदा तभी होगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या सीख करके जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन आप देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली फोर्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यानी कि हम फोर्स को बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब फोर्स को समझना है तो फोर्स का जो बेसिक चीजें हैं कि फोर्स ही कारण है किसी भी मोशन के का। तो ये जो मोशन हो रहा है उसके क्या बेसिक नियम है, कैसे वो मोशन होता है, मोशन में किसी तरह का जो चेंजेस है वो किस चीज को फॉलो करता है, उसी को लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने बड़े अच्छे से रखा है। तो लॉज ऑफ मोशन हम लोग समझेंगे कि क्या है, और इस लॉज ऑफ मोशन को जब आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए जिस बॉडी पे लॉज ऑफ मोशन लगाना है उसका फ्री बॉडी डायग्राम समझना पड़ता है। तो समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद उससे रिलेटेड जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो सारा यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स कई बार आप लोगों ने सुना होगा और महसूस भी किया होगा, पर उसका एक सिस्टमैटिक क्या डेफिनेशन हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो फोर्स मेजरेबल है, फोर्स को आप बता सकते हैं 10 न्यूटन है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, क्या है ना। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है या बदलने की चेष्टा करता है ऑफ ए बॉडी और शेप ऑफ ए बॉडी, और कई बार बॉडी के शेप में भी बदलाव करता है। जैसे आप कस के गुस्सा मारते तो डब्बा का शेप चेंज हो जाता है और वो मूव भी करने लगता है। या आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो आप देखते हैं स्प्रिंग का शेप चेंज हो गया, हो सकता है उसमें मोशन ना आया हो पर शेप में बदलाव आ जाता है ना। तो एक एक चीज को समझेंगे। अच्छा, ये चेंजेज और ट्राइज टू चेंज का क्या मतलब है इसको पहले समझ लें। चेंजेस का मतलब है कई बार आप देखते हैं कि वेलोसिटी बदल गया है ना, या उसका डायरेक्शन बदल गया, तो मोशन को उसने चेंज कर दिया, या जो भी स्टेट ऑफ मोशन है उसको बदल दिया। फोर्स ऐसा लगने पे ऐसा होता है, ये हम लोग जानते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने फोर्स लगाया और अपने जगह से नहीं हिला। इसका मतलब ये नहीं कि आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने लगाया पर साथ में कुछ और फोर्स उस पर एक्ट करने लगा जिससे नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन आपका फोर्स फिर भी था। तो वहां पे फोर्स था और वो फोर्स चेंज ना ला करके ट्राई कर रहा था मोशन के स्टेट को बदलने का। तो कई बार फोर्स चेंज ना ला करके चेंज लाने की कोशिश करता है, दूसरे फोर्स के मौजूदगी के कारण वो चेंज नहीं ला पाता, बट स्टिल फोर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो हर अलग अलग सिनेरियो में जब स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आए तो फोर्स को कब पता कैसे लगाना है ये सीखेंगे, या मोशन में कोई चेंज नहीं आया फिर भी अगर फोर्स का पता लगाना है तो फोर्स का पता लगाया जा सकता है। अब अगर बात चलेगी फोर्स की, तो कई तरह का फोर्स दिमाग में चलता है ना। कई तरह का मतलब क्या है, जैसे अर्थ खींच रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं, आप धक्का लगा रहे हैं उसका कुछ और नाम है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल पे रख दिया तो टेबल उसको ऊपर उठाए रखने के लिए फोर्स लगा रहा है, कभी रस्सी फोर्स लगा रहा है, कहीं स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है। तो ऐसे बहुत बहुत तरह के फोर्सेज हैं, लेकिन जब उसका डीप एनालिसिस करते हैं, उनके पीछे का कारण देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स क्यों और कब और कैसे लगेगा, तो हमें चार अलग अलग नेचर के, बेसिक नेचर के फोर्स मिलते हैं जिसे हम फंडामेंटल फोर्सेज कहते हैं। अलग पर अलग अलग सिनेरियो में इनका नाम अलग अलग रखा जाता है। तो बेस्ड ऑन सिनेरियो फोर्स क्या होगा उसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन माइन्यूट लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोर्सेज कौन कौन से हैं उन्हें हम फंडामेंटल फोर्स कह रहे हैं। तो फंडामेंटल फोर्सेज कितने होते हैं? फोर अभी तक पता चला है, फोर ही फंडामेंटल फोर्सेज है, और इन्हीं चार फंडामेंटल फोर्सेज से मिलकर के सभी फोर्स बना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। पहला क्या है? पहला फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हर मास में एक टेंडेंसी होता है कि वो दूसरे मास को अपने तरफ खींचे, है ना। तो दो मास के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं।
इसके बारे में डिटेल में एक चैप्टर है उसमें सीखेंगे, पर यहाँ समझिए कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और दो पॉइंट मास अगर है तो उनके बीच का जो फोर्स है Gm1m2/r² से दिया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए, अभी के लिए काफी है। मास फोर्स लगा सकता है, उसके अलावा क्या लगा सकता है? कई बार ऐसा है कि दो मास एक दूसरे को खींचना चाह रहा है, पर दोनों में रिपल्सन भी देखा जाता है, तो रिपल्सन मास के कारण नहीं होता है। रिपल्सन किसके कारण होता है? तो हम जानते हैं कि चार्ज के कारण रिपल्सन हो सकता है या मैग्नेटिक चार्ज के कारण हो सकता है ना। तो जो फोर्स है जो रिपल्सिव भी है और अट्रैक्टिव भी है, यानी मास के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स और दो बॉडी के बीच में हो सकता है, वो चार्ज के कारण हो सकता है। और चार्ज के कारण जो फोर्सेज होते हैं उनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नाम रखा गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कई बार चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, या चार्ज के रेस्ट वाले नेचर के कारण जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। उसके मोशन के कारण भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, एक चलता हुआ चार्ज दूसरे चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। तो अब सवाल ये भी उठ सकता है कि सर कब मोशन में फोर्स लगेगा, कब स्टैटिक लगेगा? कई बार होता है कि दोनों ही काम कर रहे होते हैं, पर मोशन वाला जो फोर्स है ना वो फ्रेम पे डिपेंड कर रहा होता है। मोशन वाला जो फोर्स है वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। पर दोनों फोर्स को जब जोड़ के देखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, तो नेट फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फंडामेंटल फोर्स माना गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में भी डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है। पर ये समझिए कि फोर्स का जो बेसिक नेचर वो कहां से आता है, या तो मास के कारण आता है या फिर चार्ज के कारण आता है। मास के कारण जो फोर्स आएगा उसे ग्रेविटेशनल, और चार्ज के कारण जो फोर्स आता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा भी कोई फोर्स हो सकता है? थोड़ा सोचिए, अगर दो बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है तो या तो मास के कारण होगा या फिर चार्ज के कारण होगा। चार्ज के कारण फोर्स कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपने अभी तक इन्हीं तीन तरह के फोर्स का नाम सुना होगा, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है या मैग्नेटिक है या फिर मास के कारण। उसके अलावा कोई कारण ठीक ठीक साफ साफ समझ में नहीं आता। पर जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां कुछ और देखने को मिलता है हम लोग को। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या मिलता है? जब आप न्यूक्लियस के अंदर स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे कि ढेर सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठा बहुत टाइटली बाउंडेड रहता है, जैसे उसे कोई फोर्स आपस में पकड़ के रखा है। लेकिन जो हमारे पास अभी जानकारी है उसके हिसाब से फोर्स क्या हो सकता है? मास का अट्रैक्शन हो सकता है। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रोटॉन है, खास करके दो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी मास का अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन भी तो है, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते हैं रिपल्सन बढ़ता जाता है। और ये रिपल्सिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, 1000-2000 टाइम्स ज्यादा है, या उससे भी ज्यादा, 10 टू द पावर में आएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा होने के बाद भी ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटे से स्पेस में टाइटली बाउंडेड कैसे है? ये सवाल लोगों के मन में आया। तो लगा कि कोई और फोर्स है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स है दो दो पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है, उसे कहा गया न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये न्यूक्लियर फोर्स हम लोग कभी महसूस क्यों नहीं करते, बाकी किसी ऑब्जेक्ट में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो जब जितने अभी तक अवेलेबल एविडेंस है उससे पता चलता है कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स वो अलग हो जाते हैं, तो ये फोर्स जो है नेग्लिजिबल हो जाता है, उनपे ना के बराबर हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स। यानी दो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब जब पहुंच जाते हैं तब ही ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। उसके बाद अगर दूरी बढ़ जाए तो ये फोर्स खत्म हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये बहुत हाई है मैग्नीट्यूड में, है ना। इसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कह देते हैं। कई बार इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि दो तरह का न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलता है। और दूसरा जो है न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, या सिर्फ वीक फोर्स भी बोल देते हैं। ये कैसा है? जब आप अंदर के किसी एक पार्टिकल को, न्यूट्रॉन को उठा करके देखेंगे तो अभी तक, या जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स या जो जनरल फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ये मान करके चला जाता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उससे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कई ऐसे प्रैक्टिकल एविडेंस मिले हैं, खास करके न्यूक्लियर रिएक्शन में, जहां प्रोटॉन को चेंज होते हुए देखा जाता है या न्यूट्रॉन को भी चेंज होते हुए देखा जाता है। जब न्यूट्रॉन चेंज होता है तो उससे प्रोटॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकलता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स थे जो आपस में बहुत टाइटली बाउंडेड था, जिसके कारण किसी नॉर्मल सिचुएशन में ये कभी
ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है, किसी खास सिचुएशन में ही ये टूट पाता है। तो इनको बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसे वीक फोर्स कहते हैं। तो अभी तक जो जानकारी अवेलेबल है उसमें इतने ही अलग तरह के फोर्स पता चले, सिर्फ ये 4 अलग तरह के फोर्स पता चले जिसे हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। बाकी जो भी फोर्स हम देखते हैं बाहरी बाहरी, वो इन्हीं के कारण डेवलप होता है। ठीक है, आइए समझते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो इसको समझने से पहले बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है न्यूटन का और रॉबर्ट हुक का। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रॉबर्ट हुक और न्यूटन में बड़ा बहस हुआ। किस बात को लेकर के? रॉबर्ट हुक ने बताया था, उनका क्लेम था कि उन्होंने पहले बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी हम लोग जानते हैं। पर न्यूटन साहब ने पूछ दिया कि इसका प्रूफ बताइए, कैसे प्रूव करेंगे कि ये फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस समय रॉबर्ट हुक के पास कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर उन्होंने कई बार काउंटर अटैक किया न्यूटन के बहुत सारे डिस्कवरीज पे। न्यूटन ने सोचा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और इसी कड़ी में उन्होंने फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक प्रिंसिपिया लिख दिया। उसी का एक एक्सट्रैक्ट है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें उन्होंने अपने बताए हुए सारी चीजों को कलेक्ट किया, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया, जिसका एक रिजल्ट ये है कि आज हम लोग फिजिक्स के अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको भी सुलझा पाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को दिखाने बताने के लिए भी कुछ अच्छा कर जाते हैं, न्यूटन साहब का भी कुछ ऐसा ही था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। न्यूटन की लैंग्वेज में समझते हैं कि उन्होंने कैसे कहा इसको। उनका कहना है कि ए बॉडी रिमेन्स और ट्राइज टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट, है ना। इनिशियल स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट बोलेंगे, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि अगर वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलना चाहता है। अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में चले तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो अगर वो रुका हुआ है तो रेस्ट में रहेगा, उसका इनिशियल स्टेट अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, अगर चल रहा है तो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चलना चाहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो अपने इनिशियल स्टेट में ही रहना चाहता है। अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल कॉज को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि कोई बाहरी कारण या बाहरी फोर्स उस पर ना लगे, बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है। अब देखिए इस लॉ से ना कई कंक्लूजन ड्रॉ किया गया। क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है? एक तो बॉडी का नेचर का पता चलता है कि वो अपने इनिशियल स्टेट में रहना चाहता है। बॉडी के इस नेचर को, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो यहां से आपको एक समझ आता है कि हम इनर्शिया क्या है उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब वो कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको बॉडी का रेस्ट का इनर्शिया कहा जाता है। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, सेम स्पीड पे चलना चाहता है, उसे हम लोग मोशन का इनर्शिया कहते हैं। और एक है कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है, डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता, इसे हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये तीनों तरह का नेचर उसमें होता है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहने का टेंडेंसी है, मोशन में तो मोशन में, हमेशा रेस्ट में ही रहने का टेंडेंसी नहीं, जब रेस्ट में है तब रेस्ट में रहने का, मोशन में है तो मोशन में रहने का, और किसी डायरेक्शन में जाता है तो डायरेक्शन ना बदलने का भी उसका टेंडेंसी है। तो तीन तरह का इनर्शिया बोल सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट में किसी भी बदलाव को रोकता है, चेंज को मना करता है ना। दूसरा क्या मिलता है? फोर्स। दूसरा इसमें डेफिनेशन मिलता है। फोर्स क्या है? तो हम कह सकते हैं कि फोर्स वो एक्सटर्नल कारण है जो किसी भी बॉडी के इनिशियल स्टेट को बदल सकता है या बदलने की कोशिश करता है। तो यहां से फोर्स का भी डेफिनेशन मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, और इनर्शिया का भी मिलता है। कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इनर्शिया का और फोर्स का डेफिनेशन कैसे मिलता है।
अगर हम इसे मैथमेटिकल तर्ज पे समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रहा है, उसके v अगर जीरो तो v जीरो रह रहा है, अगर v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वही कांस्टेंट वैल्यू रहना चाह रहा है। इन दोनों ही सिचुएशन में हम कहते हैं ये तब संभव है जब एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है नेट फोर्स भी जीरो है। क्या जीरो है? बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। और यदि हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब इसमें कोई बदलाव आ रहा है, तो बदलाव कब आएगा? जब फोर्स होगा। तो अगर एक्सेलरेशन है देन डेफिनेटली विल से देयर इज ए नॉन जीरो नेट फोर्स। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फोर्स भी जीरो नहीं है। ये मैथमेटिकल कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फाइन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में इतना समझ में आता है कि फोर्स एक कारण होता है जो स्थिति को बदल सकता है, कंडीशन को बदल सकता है, लेकिन फोर्स कितना है ये सेकंड लॉ में पता चलेगा। अब देखिए फोर्स लगने से बॉडी में किस तरह का बदलाव आता है। पहला बदलाव आप जो देखेंगे वो दिखता है वेलोसिटी में, है ना। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि दो अलग अलग बॉडी पे सेम फोर्स लगा, पर जो छोटा वाला बॉडी था उसका वेलोसिटी ज्यादा बदल गया, और बड़े वाले मास पे अगर सेम फोर्स लगा रहे तो उसके वेलोसिटी में कम बदलाव आएगा। तो वेलोसिटी के बदलाव को डायरेक्टली फोर्स से कोरिलेट नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा फोर्स मतलब बड़ा चेंज इन वेलोसिटी, छोटा फोर्स मतलब छोटा चेंज इन वेलोसिटी। ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली देखा गया कि अगर इस चेंज को मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या मास इंटू वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसको अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स पे। यानी फोर्स का जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, वो सिर्फ वेलोसिटी से ना होकर के मास इंटू वेलोसिटी से। बड़ा मास रहेगा चेंज इन वेलोसिटी छोटा आएगा, छोटा मास रहेगा चेंज इन वेलोसिटी बड़ा आएगा, पर ये जो प्रोडक्ट है मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी का वो इक्वल फोर्स के लिए इक्वल रहेगा। इसीलिए एक नया डेफिनेशन आया, एक नया टर्म आया मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और उसके टर्म में न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में समझाया। क्या समझाया? इन्होंने कहा कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी पर सेकेंड मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम ही वेक्टर क्वांटिटी है, पर लीनियर मोमेंटम यहाँ क्योंकि चेंज हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या लिया जाएगा? सोचिए जरा सा क्या होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन्होंने कहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका क्या मतलब, इसको समझेंगे। मोमेंटम का इनिशियल एक डायरेक्शन है, फाइनल कोई डायरेक्शन है, तो जो चेंज होगा P2 माइनस P1, P हम लोग कह रहे हैं मोमेंटम के लिए, उस चेंज का, उस डिफरेंस का जो डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मैथमेटिकल तरीका क्या हो गया समझने का? मैथमेटिकल तरीका हो गया कि सर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम क्या है सर? यहाँ मोमेंटम यहाँ पे जो है वो m इंटू वी है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ m इंटू वी के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या यहाँ पे मास कांस्टेंट है? हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मास कांस्टेंट रहता है, पर कई बार कांस्टेंट नहीं भी रहता है। जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मास का भी रेट ऑफ चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। पर मान लेते हैं इफ m इज कांस्टेंट, तब ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू dv बाई dt के। हम लोग जानते हैं f, यहाँ पे लिख देते हैं, f जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू dv बाई dt के। हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट है उसे डिफरेंशिएशन से बाहर लिया जा सकता है, करेक्ट। और dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है। f इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो k आएगा, m इंटू a। अब ये k का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि फोर्स का मेजरमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये फोर्स का डेफिनेशन है। फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 यूनिट मास में
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे मान लिया गया 1 न्यूटन। तो उस हिसाब से ऐसे तो ये फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो के का वैल्यू मान सकते हैं जब आप उसका यूनिट अभी डिसाइड करें कि 1 यूनिट कितने को कहा जाएगा। तो अगर फोर्स के का 1 यूनिट मास इंटू 1 यूनिट एक्सेलरेशन के बराबर है, तो के की वैल्यू 1 मानना पड़ेगा, तभी फोर्स 1 यूनिट आएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे के को यहाँ पे क्या किया गया, इसको ध्यान से समझिएगा। के की वैल्यू को हम लोग मान सकते थे कुछ भी। अगर 5 मान लिया जाता तो आज का जो 1 न्यूटन है उसे 5 न्यूटन कहा जाता है, जो 2 न्यूटन उसे 10 न्यूटन कहा जाता है ना, क्योंकि हमने 5 न्यूटन का डेफिनेशन ही बना दिया है, या 1 न्यूटन का डेफिनेशन बना दिया है कि 1/5 जो मास है उसका अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो वो 1 न्यूटन का फोर्स कहा जाएगा, तब के की वैल्यू 5 होता है ना। पर के की वैल्यू शुरू से 1 मान लिया गया, तो इसी को लेके चलना पड़ेगा। एफ का जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए। इसे भी न्यूटन सेकंड लॉ कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में शुरुआत यहां से करनी है। और ये रिजल्ट कब आता है, ये फाइनल रिजल्ट तब आता है जब हम मान के चलते हैं कि मास कांस्टेंट है, ठीक है। पर हमारे केस में मास कांस्टेंट रहेगा, तो न्यूटन सेकंड लॉ का जब हम कहेंगे कि इस्तेमाल करिए, तो सीधे एफ इज इक्वल टू एम ए का इस्तेमाल करना है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बता रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ये बता रहा है कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, और फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ सीधा रिलेशन क्या है, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। पर इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, ये एक फोर्स की बात नहीं है, ये नेट फोर्स की बात हो रही है ना। और दूसरा चीज कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में है का मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा अगर आपने क्रिकेट खेला है तो हम लोग बैट से जैसे ही बॉल को हिट करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि बॉल इधर से जा रहा था और हिट होने के बाद वो इधर चला गया। क्रिकेट में इसको हम लोग स्क्वायर शॉट भी बोल देते हैं, है ना। 90 डिग्री पे बॉल को घुमा दिया, स्क्वायर शॉट। तो इस स्क्वायर शॉट को मारने के लिए फोर्स किधर लगा होगा, तो फोर्स किधर लगा है, ये तो इनिशियल मोमेंटम P1 था और इधर ये P2 था, है ना। तो फोर्स P2 माइनस P1 के डायरेक्शन में लगा होगा। P2 माइनस P1 कैसे आएगा, तो माइनस P1 के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, और इस उल्टा P1 को मतलब माइनस P1 को जोड़ना है P2 के साथ, तो जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे वो कहलाएगा P2 माइनस P1, ये कहलाएगा P2 माइनस P1। और यही चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स का डायरेक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं बैट ने बॉल को किधर हिट किया था, जिधर चेंज इन मोमेंटम लाना है उस तरफ हिट किया। फाइनल मोमेंटम को चेंज इन मोमेंटम नहीं कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। यानी जिधर फाइनल मोमेंटम चाहिए उधर हिट ना लगा करके इनिशियल फाइनल को देखते हुए आपको ऐसे हिट करना पड़ेगा कि उसमें जो नेट चेंज आ रहा है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पे, ये अपना फाइनल मोमेंटम इधर चाहिए और इनिशियल मोमेंटम का उल्टा इधर है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल का जो डायरेक्शन आएगा उधर फोर्स लगाना है आपको। उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये फोर्स का डायरेक्शन मोमेंटम के डायरेक्शन में नहीं है, इनिशियल मोमेंटम के डायरेक्शन में नहीं है, फाइनल के डायरेक्शन में नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है, राइट। अब आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। कह रहे बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। अब यहाँ पे कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का और 6 न्यूटन का, ठीक है सर। पर एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है वो नेट फोर्स पे डिपेंड करता है। दो 90 डिग्री पे फोर्स है, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, ट्रायंगल लॉ से जोड़िएगा, ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर और बेस का काम कर रहा है, और जो हाइपोटेन्यूज है वही रिजल्टेंट है, ये एफ नेट है ना। एफ नेट यहाँ पे जब दो फोर्स 90 डिग्री पे, तो सीधा कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना। 88 64 6 छक 36 36 और 64 100 100 का रूट 10। फोर्स लगना 10 न्यूटन, मास है 10 kg का, एक्सेलरेशन क्या होगा, जो भी फोर्स आया है 10 न्यूटन उसको बराबर रख देना है मास इंटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 10 न्यूटन बाई मास। मास कितना था 10 kg। तो क्या सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। पर एक्सेलरेशन होगा किधर, एक्सेलरेशन का अगर आप एंगल देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है 6 और ये है 8, तो जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 3:4 आ जाए, ये 6/8 जो है 3:4 के बराबर, तो एंगल 37 डिग्री होता है। 8 वाले के साथ 37 और 6 वाले के साथ 53 बना रहा है ना। तो 50
10 में अगर बात करें तो 1037 आएगा 3/4 और 1053 आएगा 4/3। तो कह रहा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 4/3 विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 4/3 किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है 53 डिग्री के। तो 53 डिग्री विद 6 न्यूटन। सही कह रहा, फोर्स भी उधर ही है, जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, जिधर फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक लग रहा? ठीक लग रहा। आगे चेक करते हैं संतुष्टि के लिए। ये तो एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैच कर रहा है, बट एंगल कह रहा है कि ये जो tan इनवर्स 4/3 है जो कि 50 डिग्री है, वो 53 डिग्री कह रहा है कि 8 न्यूटन वाले के साथ बनेगा। ये गलत हो गया है ना। दूसरा वाला पार्ट डायरेक्शन गलत बता रहा है, एक्सेलरेशन सही बता रहा है, ऑप्शन सी। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सेलरेशन और फोर्स में एग्जैक्ट क्या रिलेशन है उसको समझने में हेल्प करता है। आइए समझते हैं थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का। हमने समझ लिया कि फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है? फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट फोर्स जो है वो नेट फोर्स m इंटू ए के बराबर है। फिर ये थर्ड लॉ क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो फोर्स जब भी आप नेचर में देखते हैं, न्यूटन साहब ने पाया कि फोर्स हमेशा पेयर में होता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाए तो सेम टाइम पे दूसरा पहले पे फोर्स लगाना होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी एक ने फोर्स लगाया और दूसरे ने उस पर फोर्स नहीं लगाया हो। जब भी फोर्स लगता है दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगता है, जिसे हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको कैसे हम लोग याद रखते हैं? एवरी एक्शन हैज इक्वल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये बात देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, पर इसका मीनिंग थोड़ा गहरा है ना। इसको समझने के लिए इतने से काम नहीं चलेगा। इसको, इसका जो सही मतलब है उसको विस्तार से समझना है। तो इसमें समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। जब भी कोई फोर्स नेचर में देखा गया तो हमेशा पेयर में होता है, जिसे हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं, दोनों फोर्स को। दूसरी बात, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है वो एक के बाद एक नहीं लगता है। मतलब ऐसे कि ए ने बी पे लगाया और ए ने फोर्स लगाया उसके बाद बी ने ए पे लगाया होगा, ऐसा नहीं। जब भी दोनों होगा तो एक साथ होगा, है ना। एक्शन रिएक्शन फोर्स appears simultaneously, बिना किसी टाइम गैप के दोनों एक साथ आएगा और एक साथ जाएगा। ठीक है सर। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर जो है वो एक बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पे लगाया जाने वाला फोर्स है और दूसरे द्वारा पहले पे लगाया जाने वाला फोर्स है। यानी जब कभी भी एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगेगा वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की बात हो रही है, फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी पे नहीं लगेगा, टू डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। पक्का? और सर इनका जो नेचर है, जो फंडामेंटल नेचर है वो सेम होगा। मतलब कि अगर एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है तो दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाएगा, दूसरा भी पहले पे ग्रेविटेशनल लगाएगा। अगर एक ने दूसरे पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया तो दूसरा भी पहले पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएगा। मतलब नेचर ऑफ फोर्स, या आप इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ या इसको ऐसे कहते हैं नेचर और टाइप ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इज सेम। एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स है उसका नेचर या टाइप बिल्कुल सेम होगा। यानी ग्रेविटी का रिएक्शन ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन नॉर्मल, टेंशन का रिएक्शन टेंशन, है ना। खून के बदले खून। तो जैसा नेचर होगा फोर्स का एक का, दूसरे का भी वैसा ही होगा और ये स्पॉन्टेनियस होता है। इसलिए बार बार मैं बच्चों को समझाता हूँ कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया तो पलट के रिएक्शन का फोर्स आपको नहीं दिखाना है,
क्योंकि एक्शन रिएक्शन एक साथ हो गया। आपने मारा, गाल पे चोट लगा, तो एट द सेम टाइम पे उसके थप्पड़ पे भी आपके गाल ने मारा है, उसी समय थप्पड़ पे भी चोट लगा है, तो फिर बात खत्म हो गई, उसको बढ़ाना नहीं है ना। एक्शन रिएक्शन एक बार हो गया, फिर बार बार एक्शन रिएक्शन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ को समझना है तो ये एग्जांपल देख लें पहले हम लोग। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, वो किसी टेबल पे रखा हुआ है। ये एग्जांपल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर एक्शन रिएक्शन फोर्स किसको माने। कई बार हमको दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिखता है तो झट से बोल देते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ऐसा नहीं है, और थोड़ा आपको डीप में सोचने की जरूरत है। जैसे आप देखेंगे तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेज लग रहा है। जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर इस ब्लॉक पे नीचे mg अर्थ इसको खींचता है, और सर ऊपर नॉर्मल टेबल इस पे लगा रहा होगा, और अगर ये कहीं नहीं जा रहा है, बैठा हुआ है शांति से, तो ये नॉर्मल mg के बराबर होगा। और सिर्फ बराबर नहीं होगा, डायरेक्शन में भी एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल है एंड अपोजिट है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फोर्स एक्शन रिएक्शन है, ये क्या एक्शन का ही रिएक्शन है। बहुत लोग के मन से जवाब आ रहा होगा कि हाँ सर, है ना। इतना जल्दी एक्साइटेड नहीं होना, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। पहला कारण कि क्या दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, नॉर्मल भी ब्लॉक पे ही लग रहा है, इसी ब्लॉक पे लग रहा है, mg भी उसी ब्लॉक पे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन नहीं है। दूसरा नेचर, ये ग्रेविटी का फोर्स है, और नॉर्मल को बारीकी से जांचेंगे समझेंगे तो पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही फोर्स है, यानी नॉर्मल ग्रेविटी के जैसा नहीं है। तो दोनों का नेचर अलग है। स्पॉन्टेनियस तो है, मान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस है, इक्वल है, अपोजिट है, इतना क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, लेकिन सेम नेचर का नहीं है और दो अलग ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है। अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि mg किसने लगाया, अर्थ ने, तो अर्थ पे भी एक mg लग रहा होगा। कौन लगाएगा, ये ब्लॉक। ये mg और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये जो नॉर्मल लगा वो किसने लगाया, सर नॉर्मल तो लग रहा है कि टेबल ने लगा दिया है। टेबल को भी बदला चुकाना पड़ेगा, टेबल पे भी एक फोर्स लगाएगा, कौन, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ टेबल ने नॉर्मल लगाया, तो सेम टाइम पे टेबल को इसने नीचे पुश किया होगा, है ना। तो ये नॉर्मल नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन है, mg mg का एक्शन रिएक्शन है। नॉर्मल और mg आपस में एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। ये बात आपको अच्छे से ठीक से समझ के रखना है। अब आइए टाइप्स ऑफ फोर्स समझते हैं। अब आप कहेंगे सर आप रिपीट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स हो गया, चार तरह के फोर्स होते हैं, पर वो चार फंडामेंटल फोर्स है, उनसे मिलके और भी कई फोर्सेस बनता है। अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जिस जो समझ में आ रहा है, जो अलग उसके लगने का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे बेस्ड अगर फोर्स का नामकरण करें तो कितने तरह का फोर्स हो सकता है। इस फोर्स को हम लोग पहले ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं सर, दो ग्रुप में डिवाइड। ओके, एक कहलाता है अपना कांटेक्ट टाइप फोर्स, कांटेक्ट टाइप, और दूसरा जो होगा वो नॉन कांटेक्ट टाइप। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। अब इस कांटेक्ट टाइप और नॉन कांटेक्ट टाइप क्या दो ही फोर्स हो सकते हैं। अभी नॉन कांटेक्ट में भी बहुत सारे हो सकते हैं। नॉन कांटेक्ट का मतलब बिना छुए, बिना हाथ लगाए, दूर से कोई फोर्स अगर लग रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे दूर से ही कोई फोर्स लगा रहा है, तो वो नॉन कांटेक्ट टाइप का है। कौन सा फोर्स है, तो ग्रेविटी होता है, क्योंकि दो मास, एक मास दूसरे मास को खींचता है अपने तरफ, उसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, या ग्रेविटेशनल कहिए ज्यादा अच्छा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, दो चार्ज के कारण, दो मैग्नेट के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप देखेंगे कि दो मैग्नेट बिना छुए एक दूसरे को फोर्स लगा सकता है, दो चार्ज पे बिना छुए एक दूसरे पे फोर्स लग सकता है, वैसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होता है। तो और कौन बच गया जो कांटेक्ट टाइप है। हालांकि उसका बेसिक नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक होता है, पर जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आता है तब उस फोर्स को हम लोग समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसका क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए ये भी पता लगा पाते हैं। कांटेक्ट टाइप फोर्स कौन कौन सा है, जैसे जब दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, सॉलिड बॉडी, तो एक नॉर्मल फोर्स लगता है, उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे घिस रहा होता है, सॉलिड बॉडी, तो दोनों के बीच एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन। ये भी कांटेक्ट में रहेगा, तभी तक कांटेक्ट हट गया तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर किसी को रस्सी से बांध के खींचना हो तो एक फोर्स टेंशन का लगता है। रस्सी जब तक कांटेक्ट में है तब तक लगेगा, रस्सी खुल गया टूट गया फोर्स नहीं लगेगा, तो ये कांटेक्ट वाला फोर्स हो गया। और स्प्रिंग से भी आप किसी को फोर्स लगा सकते हैं, इसे हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स।
कोई कंप्रेस्ड स्प्रिंग किसी के कांटेक्ट में आए, उसका एंड पॉइंट, तो वो उस पर फोर्स लगाता है, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं, और ये कुछ अलग अलग तरह के नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्सेज हैं। तो हमारे इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, अलग से उसके लिए एक क्लास होगी, टेंशन फोर्स की जरूरत पड़ेगी और स्प्रिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इतनी की जरूरत अभी इमीडिएट हम लोग को पढ़ने वाला है। इनका नेचर, स्वभाव अभी पहले ठीक से समझ लेते हैं, है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका क्या है नेचर? सबसे पहला चीज, इसका नाम जो आया नॉर्मल, है ना, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में जो सरफेस है उनके परपेंडिकुलर लगेगा। कई बार दोनों सरफेस फ्लैट है तो दोनों पे कॉमन परपेंडिकुलर आ जाता है। अगर फ्लैट नहीं है तो हम कॉमन टेंजेंट खींचते हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे, उस टेंजेंट पे 90 डिग्री पे लाइन जो आएगा वो नॉर्मल के डायरेक्शन को बताएगा। और क्या खास बात है, ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी सेम ऑब्जेक्ट पे ये बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंड करता है कि उस पर ऊपर से और कोई फोर्स लग रहा है या नहीं, या उसे हम एक्सेलरेट करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन में ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बदल जाता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर लेता है। और क्या है, ये पुशिंग फोर्स है। पुशिंग फोर्स मतलब ये रिपेल कर सकता है, धक्का दे सकता है किसी को। जो आप रखे हैं तो उसको अपने जैसे कांटेक्ट है उसके बाहर की तरफ ये फोर्स लग सकता है, खींच नहीं सकता। नॉर्मल किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो ये कुछ खास बात है नॉर्मल रिएक्शन का। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने के लिए अलग अलग सिनेरियो में देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक बाहर से फोर्स लग रहा है, जिससे M1 M2 के बीच एक धक्का का फोर्स लग रहा है। और ये धक्का का फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इनके बीच फिजिकल कांटेक्ट है। अगर यहाँ बोला जाए कि M1 M2 पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है कि नहीं, और लग रहा है तो किधर लग रहा होगा, कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले M1 पे बात करें तो नीचे सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ एक N1 लग जाएगा। M2 कहीं ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका एक फोर्स इधर N2 लग जाएगा। और कोई फोर्स, M1 M2 भी आपस में कांटेक्ट में, M1 टेबल पे, M2 टेबल पे, टेबल के कांटेक्ट में, आपस में ये लोग भी कांटेक्ट में। अगर ये लोग फोर्स लगाएंगे तो M1 M2 को धक्का मारेगा, M2 M1 को धक्का मारेगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। अब बोलेंगे सर सरफेस का आपने एक ही नॉर्मल दिखाया, नीचे लग रहा है तो सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है इसको पता लगाना हमारा मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए आप उस फोर्स को छोड़ सकते हैं, पर लग रहा है ना। आप चाहे तो दिखा सकते हैं कि नीचे ग्राउंड पे भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ग्राउंड पे M1 N1 लगाएगा और M2 N2 लगाएगा, क्योंकि M2 पे जो फोर्स लगा उसे हमने N2 मान लिया है। ये समझ में आया कि जहां भी फिजिकल कांटेक्ट है वहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। किस तरह का कंफ्यूजन होगा? ये एक रॉड दो एंगुलर सरफेस है उस पर रखा हुआ है, या वर्टिकल वॉल के सपोर्ट में रखा हुआ है, और जो सपोर्ट कांटेक्ट का पॉइंट है वो एक पॉइंट है, सिर्फ पूरा सरफेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इस रॉड पे का ये जो लेंथ है उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो इधर सामने से जो सरफेस दिख रहा है उस पर भी तो नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किसी कॉर्नर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो हम इन दोनों को ना सही मान करके क्या करते हैं, जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ये, इस पे नॉर्मल लेते हैं ये वाला, और यही सही डायरेक्शन है ना। उसी तरह नीचे बी पे अगर आप देखेंगे तो फ्लैट सरफेस जो है नीचे वाला, उसके ठीक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगा देंगे N2। ये सही तरीका है नॉर्मल ड्रॉ करने का। अगर आप कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो शार्प एज पे तो बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है, लेकिन फ्लैट सरफेस पे एक ही बनेगा, और फ्लैट सरफेस पे जो टेंजेंट है वो कॉर्नर पे भी टेंजेंट है, तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। फाइन। आइए चलिए इस वाले सिचुएशन में समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए पे जो नॉर्मल लगेगा वो कहाँ लगेगा? इस बार वॉल का जो शार्प एज है वो टच कर रहा है, तो नॉर्मल ड्रॉ किस पे करना है? जो फ्लैट सरफेस है रॉड का उस पे, इधर एक नॉर्मल का फोर्स गिरा दीजिए। और यहाँ नीचे वाला जो सरफेस है वो फ्लैट है, उस पे नॉर्मल, उस पे 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करिए। ये नॉर्मल के डायरेक्शन को बताएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, थोड़ा सा भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। तो जो बेसिक बातें हो सकती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका डेप्थ और डिटेल समझना है किसी भी बात की तो आप जरूर कमेंट में करिएगा, डिस्कस करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आपको सेटिस्फाई करने का, और जरूरत पड़े तो उस पर डिटेल वीडियो भी बनाई जा सके। अब यहाँ देखिए दो स्फीयर है आपस में भी कांटेक्ट में, नीचे वॉल के साथ भी और ऊपर वाले वॉल के साथ भी कांटेक्ट में। तो अब नॉर्मल फोर्स जहां जहां फिजिकल कांटेक्ट है वहां वहां लगेगा।
अब सर्कल पे जब नॉर्मल ड्रॉ करना हो ना, तो सबसे बेहतर तरीका क्या है बताइए? सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उस पॉइंट पे नॉर्मल लाइन जो है वो ऐसा ड्रॉ करिए जो लगे कि सेंटर से पास हो रहा है, या उसको सेंटर से पास होना चाहिए। बी पे भी ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जो लगे कि ये सेंटर से ही पास होगा। और यहाँ जो पॉइंट सी है उस पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो भी इसके सेंटर से पास होना चाहिए। यानी कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कमफेरेंस पे, तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास होता है। सेम चीज लागू होता है M2 यानी दूसरे वाले स्फीयर के लिए। ये इसके सेंटर की तरफ, और यहाँ वाला फोर्स भी सेंटर की तरफ, है ना। इस तरह से आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं स्फीयर के ऊपर भी। गुड। अलग अलग सिनेरियो में हम लोगों ने नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे दिखाना है ये सीखा है। अब आते हैं टेंशन पे, है ना। टेंशन सुन के टेंशन हो जाता है, पर ये आपको टेंशन नहीं देगा, आपको बहुत सारे मुसीबत से, बहुत सारे टेंशन से बचाएगा, अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, हथियार बना लेते हैं। सबसे पहला, टेंशन कब लगता है? टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में होता है या स्ट्रिंग के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। तो ये जो है फोर्स इन स्ट्रिंग और बाय द स्ट्रिंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्ट्रिंग ढीला है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लूज है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब स्ट्रिंग टाइट होता है तो वो खींचता है किसी भी चीज को, जो फोर्स है वो, और खींचेगा कितना ये फोर्स सिचुएशन पे फिर डिपेंड करता है। यानी कि ये सेल्फ एडजस्टिंग है, नॉर्मल के जैसा ही ये सेल्फ एडजस्टिंग है, उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। डायरेक्शन की बात करें तो ये हमेशा खींचने वाला काम करता है, पुलिंग। आप रस्सी से किसी को धक्का नहीं लगा सकते, पुलिंग होता है, फोर्स है ना। ये कुछ बेसिक बातें आपको टेंशन के बारे में समझ के रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक फोर्स लगा के 1 को खींच रहे हैं, 1 से 2 के बीच रस्सी लगा है, 2 को भी खींच रहे हैं, 2 से 3 के बीच रस्सी लगा है, 3 को भी खींच रहे हैं। तो टेंशन कैसे लगेगा देखिए। अगर 3 पे बात करें तो इधर एक टेंशन, यहाँ जो स्ट्रिंग है इस पे टेंशन T1 है। अब ये स्ट्रिंग टाइट होगा तो सिर्फ 3 को ही नहीं खींचेगा, 2 को भी खींचेगा इधर। ये दोनों पे T1 टेंशन लगाना पड़ेगा। स्ट्रिंग सेम है, मासलेस है, तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहता है। इधर स्ट्रिंग बदल गया, इस पे जो टेंशन है उसका वैल्यू भी बदल जाएगा, इसको मान लेते हैं T2। 2 पे भी लगेगा और 1 पे भी लगेगा। इस तरह से आपको टेंशन दिखाना है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रिंग ऐसे दोनों सपोर्ट से लगा हुआ है और एक स्ट्रिंग से मास बंधा हुआ है, और इसको बीच में नोट कर दिया गया, यानी कि कहीं पे एक जंक्शन जैसा क्रिएट कर दिया गया। ऐसे केस में क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल स्ट्रिंग ले लीजिए, उसके बीच में आप कोई मास, हेवी मास लगा दीजिए, या फिर उसको किसी और स्ट्रिंग से नोट बना दीजिए, बांध दीजिए। तो ऐसे में उस नोट के दोनों तरफ टेंशन स्ट्रिंग में चेंज हो जाता है। स्ट्रिंग में टेंशन सेम तब तक रहता है जब तक कोई बीच में मास वाला चीज ना आए, या फिर वो किसी आइडियल पुली पे, फ्रिक्शनलेस पुली या मासलेस पुली से होकर के पास हो रहा है, तब दोनों एंड पे या स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम रहता है, पर यहाँ सेम नहीं रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर वाला जो पोर्शन है उसमें टेंशन बदल जाएगा T1, यहाँ पे भी टेंशन वही होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ए से लेके वॉल तक वो सेम है। यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग का पोर्स अलग माना जाएगा पार्ट, इस पे टेंशन अगर आप लगा रहे हैं तो इस पे लगाना होगा T2, ऊपर से इधर T2। नोट्स के बाद इधर जो मास कनेक्टेड है उसका स्ट्रिंग अलग है, तो इसको हम कह रहे हैं T3। टेंशन को का नाम बदल दीजिए और इस मास के ऊपर फोर्स जो लगा रहा है उसको दिखाइए T3। ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि सेम स्ट्रिंग में भी कई सिचुएशन में टेंशन चेंज हो सकता है। भाई ये पुली का केस लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो पुली है वो मासलेस है या फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस है मतलब रस्सी स्लिप कर जा रहा है ऊपर से, पुली नहीं घूम रहा है, पुली नहीं घूम रहा है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पुली पे घूम ही नहीं रहा तो नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो। तो आप दोनों तरफ के टेंशन को बराबर दिखा सकते हैं। लॉज ऑफ इसको रोटेशन में हम लोग और अच्छे से समझेंगे, पर अभी समझिए कि मासलेस पुली या फ्रिक्शन लेस पुली है तो उसे आइडियल पुली बोल देते हैं। और आइडियल पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो सेम होगा, यानी स्ट्रिंग पे इधर का जो टेंशन है और इधर का जो टेंशन है वो सेम है। अब इधर वाले पार्ट पे पूरा टेंशन T ही रहेगा, तो इस M2 पे भी T लगेगा और M1 पे भी जो टेंशन है वो T ही लगने वाला है। समझ गए? यहाँ देखिए, सिर्फ यहाँ पे भी पुली के दोनों तरफ टेंशन सेम है, यहाँ पे टेंशन T है, इधर पे भी टेंशन T है। अब यहाँ से यहाँ एक ही हिस्सा है तो यहाँ पे भी टेंशन T है। पुली के दूसरी तरफ यहाँ पे भी टेंशन T होगा। एक ही स्ट्रिंग दोनों पुली से होते हुए पास हुआ और M1 तक पहुंचा तो M1 पे भी टेंशन T और यहाँ पे भी टेंशन T।
या इसका नाम रख लीजिए T1, तो ये भी T1 बन जाएगा, ये भी T1, ये भी T1, ये भी T1, ये भी T1। पर नीचे एक और स्ट्रिंग दिख रहा है, उसका क्या? उस पर भी क्या टेंशन सेम रहेगा? इस पे टेंशन सेम रहेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग ही दूसरा है। इस पे मान लेते टेंशन है T2 और इधर वाले पे ये T2। अब आप कह सकते हैं कि सर सेम पुली पे टेंशन है, एक तरफ आप T1 का एक तरफ T2, अलग हो सकता है? अगर स्ट्रिंग अलग है तो अलग हो सकता है। तो एक चीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आपने मासलेस कंसिडर किया है, मासलेस, तो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो m इंटू ए होगा, है ना? m इंटू ए जीरो हो गया। m इंटू ए जीरो क्यों हुआ? क्योंकि मासलेस है। एक्सेलरेशन अगर है भी तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पे m में जीरो हो गया, यानी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है इस पे? ऊपर दो टेंशन T1 और T1 मतलब 2T1, और नीचे T2। जब ऐड करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा वही सम नेट फोर्स कहलाएगा, और ये नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 2T1 इज T2। तो अब इस T2 को 2T1 भी मान सकते थे, यानी T1 को T मान रहे हैं तो नीचे वाले स्ट्रिंग में 2T टेंशन माना जा सकता है। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना कई बार आसान हो जाता है। अब आते हैं अगले फोर्स पे। अगला जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि कोई स्प्रिंग है आपका इस तरह से, अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है ना, नेचुरल लेंथ पे, तो ये स्प्रिंग किसी पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, यानी स्प्रिंग को आप ना छेड़े तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाता है। मगर अगर गलती से भी स्प्रिंग को खींच के लंबा कर दिया, स्प्रिंग को खींच के लंबा कर दिया, तो स्प्रिंग को आएगा गुस्सा और वो वापस आना चाहेगा। वापस आना चाहेगा तो इसने फोर्स लगाया मास पे। अगर ये एक्स खींच गया तो के एक्स फोर्स लगेगा। तो क्या सिर्फ मास पे लगेगा? इसका दोनों एंड जिससे कनेक्टेड है दोनों पे लगेगा, ये वॉल पे भी लगेगा। क्योंकि वॉल को फिक्स मान रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वॉल का बेस पे भी कोई और फोर्स लगाने वाला है जो इसको बचा सकता है वॉल को हिलने से। पर ये मास पे फर्क पड़ सकता है ना? और स्प्रिंग का फोर्स लगाता है, स्प्रिंग फोर्स लगाता है जब स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाए, लेंथ को बड़ा कर दिया जाए या छोटा कर दिया जाए। अगर एक्स छोटा कर दिया जाए तो अब ये जो स्प्रिंग है वो धक्का मारेगा, यानी स्प्रिंग खींच भी सकता है और धक्का भी लगा सकता है। दोनों एंड पॉइंट एक बराबर फोर्स लगाते हैं। क्लियर है? स्प्रिंग फोर्स केक्स लगाता है जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो। नेचुरल लेंथ में रहता है तो कोई फोर्स नहीं लगाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स मिल जाते हैं, मतलब एक साथ दो स्प्रिंग है, तो एक साथ दो स्प्रिंग है तो ज्यादातर केस में आपको स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड मिलेगा एंड टू एंड। कुछ ऐसा कनेक्शन कि जब आप इसको खींचते हैं तो जो नेट एक्सटेंशन होगा, जैसे आप इसको जब भी खींचेंगे, एक भी खींचा तो साथ में दूसरा भी खींच जाएगा। अगर आपने एक्स खींचा है तो इस एक्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों एक्स एक्स लंबा नहीं होगा। एक अगर x1 हुआ होगा तो दूसरा x2 हुआ है, और यहाँ x1 प्लस x2 मिल करके x हो रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना? तो ऐसे में अगर इसका K1 था स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2, और इस दोनों को आप एक स्प्रिंग के जैसा समझना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेना होगा? K1 प्लस K2 नहीं, 1/k इक्विवेलेंट जो है वो 1/K1 प्लस 1/K2 के बराबर। अगर तीसरा चौथा भी लगा रहता तो ऐसे उल्टा करके जोड़ देते, यानी 1/K1 में आप 1/K2 जोड़ रहे हैं तो ये 1/K1 से बड़ा हो गया। अब उसको उल्टा करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू 1/K1 से, यानी K1 से क्या निकलेगा? 1/K1। ऐसे आप रिवर्स करते जा रहे हैं, जितना स्प्रिंग सीरीज में जोड़ते जाएंगे 1/K इक्विवेलेंट उतना बड़ा होता जाएगा और K इक्विवेलेंट उतना छोटा होता जाएगा। K इक्विवेलेंट का उल्टा बड़ा हो रहा है तो उसका रिवर्स छोटा होता जा रहा है। K इक्विवेलेंट छोटा हो तो 1/K इक्विवेलेंट बड़ा होता जाएगा। यानी सीरीज में जितना आप जोड़े फाइनली K इक्विवेलेंट उतना छोटा होगा। दो के लिए K1 K2 बाई K1 प्लस K2 लिख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कि जब कभी भी इसको खींचा जाए तो दोनों में जो एक्सटेंशन होगा वो सेम होगा, है ना? अगर जब कभी भी खींचा जाए तो दोनों में एक्सटेंशन बराबर हो रहा है, तब ये सीरीज पैरेलल में कहलाता है। एक का कांस्टेंट K1, दूसरे का K2। और कोई तरीका है पैरेलल का? एक और तरीका है, ऐसे आपने स्प्रिंग लगाया, बीच में मास लगाया, फिर एक स्प्रिंग लगा दिया। आप कहेंगे सर ये तो सीरीज वाला है, देखने में सीरीज लगता है, पर यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में एक्सटेंशन अलग नहीं होगा। जब आप इसको मास को इधर शिफ्ट करेंगे एक्स, तो एक स्प्रिंग खींच रहा है तो दूसरा दब जा रहा है, और दोनों मिल करके फोर्स लगा रहा है। एक वापस इसको बैक खींचेगा और दूसरा बैक में पुश करेगा। तो आप इसमें अगर इस वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स मान लें तो इस वाले दूसरे वाले स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा वो भी
x ही होगा, यहाँ x1 प्लस x2 नहीं है, यानी टोटल जो एक्सटेंशन है वो दोनों के एक्सटेंशन के बराबर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसमें जो k है वो दोनों की ताकत क्योंकि जुड़ रही है इसलिए k1 प्लस k2 हो जाता है। अगर एक और लगा देते पैरेलल में तो k1 प्लस k2 प्लस k3 हो जाता है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें स्प्रिंग के बारे में समझ के रखना है, अपना काम इस चैप्टर में हो जाएगा। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? जब आप लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पहले नेट फोर्स समझना पड़ेगा। नेट फोर्स समझेंगे तब आपको नेट एक्सेलरेशन का आइडिया मिलेगा। तो नेट फोर्स समझने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? डायग्राम ऑफ ए बॉडी डिपिक्टिंग all the external forces in और बाई कहिए बाई एरो, है ना। यानी कि फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एरो से फोर्स को दिखाना मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉपर डायरेक्शन एंड प्रोपोर्शन। जितना संभव हो सके सही प्रोपोर्शन में ड्रॉ करिए। बड़ा फोर्स है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, ताकि आपको नेट किधर होने वाला है इसका भी कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन और सिनेरियो में इसको समझते हैं अलग अलग केसेस में। जैसे यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मास का, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ऐसे आपको मास दिया रहेगा, फोर्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो क्या संभावित फोर्स है, क्या क्या फोर्स संभावित मतलब क्या क्या लग सकता है इस पे, उन सारे फोर्सेस को दिखाना पड़ेगा। एक भी छूट गया तो फ्री बॉडी डायग्राम का जो पर्पस है वो खत्म हो जाएगा, फुलफिल नहीं होगा। तो एक भी फोर्स ना छूटे, है ना, और एक्स्ट्रा भी ना हो जाए। मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स आप अपने से लगा दिए कि सर इसमें स्प्रिंग फोर्स लगा देते, टेंशन लगा देते, फ्रिक्शन लगा देते, सब पर नहीं। जो फोर्स एक्चुअल में लग रहा है उसी को दिखाना है। जिसपे क्या क्या लग सकता है, टेबल पे रखा है, कहीं भी आप रखिए अर्थ के आसपास, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता ही है। mg तो आपको लगाना है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और जनरली हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई चीज रखते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड, या कहीं पे भी रखेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये फोर्स लगता है ना। इसके अलावा कोई और हो सकता है टेबल पे रखा तो टेबल इस पे लगाएगा नॉर्मल। और जब तक कुछ ना कहा जाए तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जनरली अभी हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करेंगे। तो फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन ऐसे भी लगेगा जब ये चलने लगेगा या बाहर से कोई फोर्स लगेगा तब लगेगा, अभी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ये दो फोर्स इस पे लग रहा था और कोई फोर्स नहीं है। टेंशन लगेगा, टेंशन लगने के लिए स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं है। फ्रिक्शन का फोर्स नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, और ये कहीं चल भी नहीं रहा। अगर लगता भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अकेला फ्रिक्शन लगेगा तो बॉडी को चलना पड़ेगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नहीं चल रहा इसलिए फ्रिक्शन नहीं है। और कोई संभावना, और कोई संभावना नहीं। अगले केस में आइए, इसमें अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, M1 की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप डायग्राम जहां है वहीं पे भी दिखा सकते हैं फोर्स को, या उसको बाहर निकाल के भी दिखा सकते हैं। M1 को बाहर निकाल के दिखाने में थोड़ा डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनता है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। इसको हमने बाहर निकाल लिया, M1 पे M1G नीचे, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, लेट से N1 है क्योंकि और भी नॉर्मल दिखाने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और कोई फोर्स दिख तो नहीं रहा है, दिखेगा। इसके चारों तरफ नजर घुमाइए, यहाँ कांटेक्ट में था सरफेस के साथ तो नॉर्मल लगा दिया, यहाँ एक और कांटेक्ट है स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगा, टेंशन। हाँ सर। अब आइए दूसरे वाले ब्लॉक पे, दूसरा वाला ब्लॉक M2 जो है उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है इसको दिखाइए। M2 पे जैसा नियम रहा है शुरू से, एक ग्रेविटी का फोर्स M2G, नीचे सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल ऊपर, लेट से N2। लेफ्ट राइट भी देख लीजिए इसके लेफ्ट राइट में इधर बाहर से फोर्स लग रहा है उसको भी दिखाना है, और एक रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन का फोर्स भी दिखाना है। इसके अलावा और कोई चांस अभी नहीं बन रहा। जो भी फोर्सेस लग रहा है उसमें से एक भी फोर्स नहीं छूटना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा आप अपने से डाल भी मत दीजिएगा। इस वाले केस में देखते हैं M1 M2 M3 तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर आप M1 पे विजुअलाइज करेंगे सारे फोर्सेस को, तो एक तो M1G नीचे, और ये जो मास है वो कहाँ रखा गया है, M2 पे। M2 को ये दबा रहा है, M2 भी इसको ऊपर फेंकेगा, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेट से N1 नॉर्मल फोर्स लगना है ना। और कोई M1 तो सिर्फ M2 के कांटेक्ट में था तो M2 ने इस पे फोर्स लगा दिया।
अब चलिए M2 की बात करते हैं। सर M2 पे नीचे लगेगा M2G, और सर नीचे M2 M3 पे लगा तो ऊपर लगेगा नॉर्मल, इसको मान लेते हैं N2। और कोई, अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है, हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल हमेशा ऊपर ही लगता है। अरे M1 M2 जो है M1 के कांटेक्ट में भी तो है। M1 को पे अगर इसने फोर्स लगाया था तो M1 भी तो इस पे लगा रहा होगा सेम टाइम पे। M1 के कारण नीचे N1 लगेगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा। वही स्थिति M3 के साथ होगी। M3 पे क्या क्या लगेगा? नीचे सर लगेगा M3G, नीचे ग्राउंड जो है वो इस पे नॉर्मल लगाएगा, मान लेते हैं N3। ऊपर से जो M2 लगा था, क्योंकि M2 पे इसने N2 लगाया था तो बदले में M2 भी लगाएगा M3 पे, है ना। तो ये अलग अलग जो फोर्सेज हैं, कोई भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप चारों तरफ नजर घुमाइए, जहां भी संभावना है कोई फोर्स लगने का उसको आपको दिखाना पड़ेगा। अब इस वाले केस में देखिए, M1 पे अगर बात करें तो इधर नॉर्मल, ऊपर टेंशन और नीचे M1G। इस पे इधर नॉर्मल है, मान लेते इसको N2। M2 किधर नॉर्मल को उल्टा लगता है, ये भी नहीं है, M2 लगता है अपना वर्टिकली डाउनवर्ड, M2G, और इधर अपना टेंशन T। अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन दिखाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका किसका बना सकते हैं? आदमी का बना सकते हैं। आदमी को अगर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आदमी पे एक तो ग्रेविटी है जो नॉन कांटेक्ट टाइप का है, उसको लगा ही दीजिए। बाकी सारे कॉन्टेक्ट को देखने के, देखिए सोचिए समझिए क्या क्या फोर्स लग सकता है। नीचे पैर इसका प्लेटफॉर्म पे है तो प्लेटफॉर्म इसके पैर पे ऊपर नॉर्मल, हाथ से रस्सी पकड़ा है तो रस्सी भी इसको ऊपर खींच रहा है, टेंशन भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है और एमजी भी लग रहा है। इस प्लैंक की बात करें तो इस प्लैंक पे ऊपर टेंशन, आदमी खड़ा है तो आदमी इस पे नॉर्मल, और इसके अलावा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एमजी। इस तरह से जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। अब आते हैं, समझते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। जब हम पार्टिकल कह रहे हैं तो हम सारे फोर्स को एक पॉइंट पे दिखा सकते हैं। ऐसे केस में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाना है। क्या होता है? एफ नेट जीरो हो जाना, समेशन ऑफ एफ जीरो हो जाना। अब ये जो नेट फोर्स है वो अगर इसको कंपोनेंट में देखा जाए तो एक्स का जो कंपोनेंट है, वाई का जो है जेड का कंपोनेंट, इसको जोड़ने से एफ नेट आएगा। या फिर जितने भी फोर्स उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके जोड़ा जाए तो आपको एक्स के डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स मिलेगा उसको एफ एक्स कह सकते हैं, वाई के डायरेक्शन में जो मिलेगा उसको एफ वाई, और जेड के डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगा उसको एफ जेड बोल सकते हैं। हाँ सर। लेकिन नेट फोर्स जीरो होने के लिए तीनों कंपोनेंट को भी जीरो होना पड़ेगा। क्यों जीरो होना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि एफ नेट जो है, एफ नेट का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर है। तो तीन टर्म का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तीन पॉजिटिव टर्म को जोड़ करके जीरो लाना है। तो कब संभव है? जब तीनों जीरो होगा। कोई नॉन जीरो पॉजिटिव टर्म जुड़ करके कभी जीरो हो ही नहीं सकता, यानी कि इसको जीरो होने के लिए इन तीनों कंपोनेंट को भी जीरो होना पड़ेगा। मोस्टली जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसमें जो फोर्स आपको दिखता है वो 2D में दिखता है। जब 2D में दिख रहा है तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो दिखाने से काम बन जाता है। अब सवाल पे इसको कैसे अप्लाई करना है उसको समझते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल जेई ने 2001 में पूछ लिया है। ये कह रहा है द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। जो भी पुली है और स्ट्रिंग है वो नेग्लिजिबल मास का मतलब आइडियल सिचुएशन है। तो हर एक पॉइंट पे अगर सेम स्ट्रिंग है, बीच में कोई बड़ा मास नहीं आया, कोई नोट नहीं आया, तो हम उस पर एक टेंशन मान सकते हैं। ठीक है सर। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। क्या एंगल थीटा होगा ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो जब सब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों एम भी है। एम पे क्या फोर्स लग रहा है सर? नीचे एम जी और ऊपर टेंशन टी। इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, यानी टी एम जी के बराबर होना चाहिए। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है, नीचे एम जी ऊपर टी। अगर दोनों तरफ टेंशन अलग भी मान ले तो क्योंकि मास सेम है इसीलिए टेंशन भी सेम होगा, तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ये दोनों अलग अलग हिस्सा था स्ट्रिंग का, लेकिन दोनों तरफ मास सेम होने के कारण टेंशन सेम हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इस पुली की इस तरफ और दूसरी तरफ टेंशन क्या रहेगा? सेम, इधर भी टी और सर इधर भी टी, और नीचे लग रहा है √2 mg। अब नेट फोर्स जो है हम लोग को बीच में जो थर्ड वाला मास है उस पर जीरो दिखाना है। नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए काम कर सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। टी का कंपोनेंट इधर लेंगे तो टी साइन थीटा, और दूसरे वाले टी का कंपोनेंट ठीक उल्टा आएगा, टी साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो सम है वो जीरो हो जाएगा। होना भी चाहिए था, एक्स के डायरेक्शन में नेट सम जीरो,
ऊपर का जो कंपोनेंट आ रहा है वो टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा 2 बार आ रहा है दोनों तरफ से टेंशन का। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो उससे क्या मिलेगा? तो उससे मिलेगा हम लोगों को कि ये जो 2t cos थीटा है उसको बराबर होना पड़ेगा √2 mg के। और t को हम लोग पहले दिखा चुके हैं कि mg के बराबर है। हाँ सर, तो इधर √2 mg। ये डार्क कलर की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। चलिए, mg ने mg को मार दिया है। cos थीटा जो है वो √2/2 है। ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 2√2 बन गया, कट पिट के 1/√2 आ जाएगा। cos थीटा 1/√2 कब आता है? जब थीटा 45 डिग्री हो। तो आप देख सकते हैं थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा मैथमेटिक्स और थोड़ा लॉज ऑफ मोशन को अगर हम यूज करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फिर देखिए 2020 में कैसा सवाल पूछा, कह रहा है मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। 10 kg का एक मास है जिसे रस्सी से लटकाया गया है, 4 मीटर लंबा रस्सी, फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle of 45 degree with the vertical, then F equals, तो F कितना होगा आपको बताना है। यानी एक ऐसा 4 मीटर लंबा रस्सी से किसी मास को लटकाया गया था वर्टिकली, पर फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया बीच में कहीं और रस्सी हो गया टेढ़ा ऐसा। ऑब्वियस सी बात है टेढ़ा हो जाएगा और मास ऐसा। यहाँ पे आपने एक नोट क्रिएट कर दिया, ये एक फोर्स लगाया। मास कितना है? 10 kg। और क्या गिवन है? ये दिया हुआ कि यहाँ वाला जो एंगल बना ना सर वो 45 है। ठीक है, अब इधर का जो टेंशन है रस्सी में वो T1 और इधर वाला T2। क्यों अलग ले रहे हैं? क्योंकि बीच में नोट बन गया तो टेंशन अलग लेना पड़ेगा। बीच में कहीं गांठ बन गया तो टेंशन अलग लेना पड़ेगा। अब क्या करें? आगे देखते चलिए। इधर भी टेंशन T2, नीचे 10 इंटू जी यानी कि 100 न्यूटन। T2 तो समझ में आ गया कि 100 है, पर सवाल क्या पूछा है? F बताना है। F कैसे मिलेगा? F कैसे मिलेगा? इस नोट पे भी नेट फोर्स 0 दिखाना होगा। नेट फोर्स 0 दिखाने के लिए T1 को कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। ये 45 है तो इधर भी 45। ऊपर का जो कंपोनेंट है T1 cos 45 और इधर का जो कंपोनेंट है वो T1 sin 45। अच्छा, दोनों T1/√2 ही होगा क्योंकि sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम रहता है। ये T1/√2। अगर वर्टिकल में बात करें तो ये जो T1/√2 है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? T2 के बराबर। और T2 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर, यानी 100 न्यूटन होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो दो फोर्स है, एक बाहर से जो लगा F वो, और दूसरा T1 sin 45 जो कि T1/√2 है। इस T1/√2 को F के बराबर होना चाहिए और ये T1/√2 हमने देखा है कि 100 है, इसलिए F को भी कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर T1/√2 की वैल्यू 100 है तो F की वैल्यू भी 100 ही होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए। क्लियर? अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा समझा कि कोई बॉडी नहीं चल रहा, नेट फोर्स 0 है, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब इन सबको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, एक्सेलरेशन में है, तो उसके लिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ बेसिक रूल्स है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या है बेसिक रूल? पहला चीज आपको जो करना है वो डिसाइड करना है सिस्टम। ये सिस्टम जो है आपका क्या हो सकता है, किसको आप सिस्टम मान सकते हैं? एक बॉडी हो सकता है और ग्रुप ऑफ बॉडी भी हो सकता है। पर ध्यान दें कि जब ग्रुप ऑफ बॉडी लेते हैं तो वो ग्रुप ऑफ बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो जो बॉडीज है वो सेम एक्सेलरेशन। जब हम सेम एक्सेलरेशन कह रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरे काम पे आपको, एक बार आपने सिस्टम डिसाइड कर लिया तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? सिस्टम का। फ्री बॉडी डायग्राम क्या आप समझ गए? सारे फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में या एरो से दिखाना है। फिर क्या करेंगे? दो पॉइंट हो गया। थर्ड आपको क्या करना है कि आपको सारा फोर्स विजुअलाइज होने लगा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में अगर है
तो एक समस्या आएगी कि नेट फोर्स किधर आएगा, तो नेट फोर्स उधर ही आता है जिधर एक्सेलरेशन है। अगर आपने एक्सेलरेशन गेस कर लिया तो बहुत सारा काम और आसान हो जाएगा। तो फिर क्या करिए, आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, कि ब्लॉक अगर चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। चलने से ज्यादा मतलब नहीं, ज्यादा मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। कई बार जिधर चल रहा है उधर एक्सेलरेशन ना होकर के कुछ और भी डायरेक्शन हो सकता है। आगे चल के इसको ठीक से समझेंगे जब अलग अलग सिनेरियो में एक्सेलरेशन आपको पता लगाने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्शन का, और डायरेक्शन डायरेक्शन किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल गया, अब क्या करेंगे, अब हमें समझ में आ गया कि नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए। पर अगर जो फोर्स नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं, उसका क्या करेंगे। तो जो फोर्स एक्सेलरेशन के लाइन में है उसको ठीक है, जो नहीं है उसका कंपोनेंट लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, रिजॉल्व दी फोर्सेस इन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स लेंगे तो कैसे लेंगे, एक लेना है अलोंग दी एक्सेलरेशन एंड दूसरा लेना है परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। कंपोनेंट कैसे लेंगे, एक एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में और दूसरा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर। कंपोनेंट भी ले लिया सर, अब क्या करें। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसका नेट वैल्यू होगा, पर जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आए उसका नेट सम जीरो होगा, है ना। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स है, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई है। तो आपको फिर इक्वेशन लिखना है, लॉज ऑफ मोशन अब यहाँ पे आएगा, राइट दी इक्वेशंस। कैसे इक्वेशंस बनेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी एक्स के डायरेक्शन में जितने भी फोर्स आए हैं वो नेट फोर्स अगर एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। अब एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में है, उसी के डायरेक्शन को हमने एक्स माना था, तो आपको नॉन जीरो एक्सेलरेशन मिलेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा है, वो एक्स में भी चलता हुआ दिख रहा है, एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है, वाई के डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है। तब आपको डरना नहीं है, तब समेशन ऑफ एफ वाई को आपको दिखाना है एम इंटू ए वाई। मोस्ट ऑफ द केसेज में ये जीरो होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में, है ना। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एंड समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये लिख करके दो इक्वेशन आपका काम बन जाता है। फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके सही रिजल्ट तक पहुंचना है। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो दो अलग अलग मास को दो अलग अलग सिस्टम बना लिया और दोनों का के लिए ये प्रोसेस को रिपीट किए, और आपको दोनों के लिए जब इक्वेशन लिखते हैं तो दो दो चार इक्वेशन मिल जाता है, उन चारों को सॉल्व करके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कई बार एक ही इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो जैसा प्रॉब्लम वैसा अप्रोच लेना है। पर सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका वो यही है। आइए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक ब्लॉक है 5 kg का, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। अब ये सरफेस पे लगा हुआ है, इस पे रखा हुआ है, नॉर्मल चाहता है कि ये सरफेस पे ही रखा हुआ रहे, है ना, ना नीचे जाने देता है ना ऊपर जाने देता है, अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर लेता है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये सरफेस पे ही रहेगा, अगर चलना होगा तो आगे या पीछे चलेगा, है ना। फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। किसी स्टेप को पहले भी किया जा सकता है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इसके अलावा जो फोर्स है वो दिखाया गया है, वेक्टर डायग्राम में ही दिखाया गया, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब क्या है, जो फोर्सेज है वो ए के परपेंडिकुलर या ए के डायरेक्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो कंपोनेंट ले लेंगे। जैसे F1 नहीं है, F1 का दो कंपोनेंट लेंगे, इधर जिधर थीटा एंगल है उधर कॉस में आता है F1 cos 45, cos 45 1/√2 है, F1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो फाइनली ये 20√2 इंटू 1/√2 इज 20। ठीक है सर, ऊपर का कंपोनेंट T1 sin 45, ये भी 20 ही आएगा, 20√2 इंटू 1/√2 20 आएगा। ठीक है सर, हो गया। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स भी एक्स के डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे वाले का सम जीरो होगा। ऊपर कौन है, ऊपर है n प्लस 20 और नीचे है mg, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल तो होना ही पड़ेगा, अपोजिट तो है ही है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो नेट फोर्स जीरो वाई के डायरेक्शन में। तो यहां से आप चाहे तो n की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि m दिया हुआ है ना। तो आप चाहे तो n की वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन सवाल में पूछा नहीं था, पर चलिए एक्स्ट्रा कुछ मिल गया तो रख लेते हैं। कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें नॉर्मल भी पूछ रहा हो। हमसे पूछा तो है कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्स के डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लिखेंगे, एक्स किसको मान रहे हैं, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन,
एक्स के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो क्या है? एक्स के डायरेक्शन में नेट फोर्स है 20 न्यूटन, और ये तो उल्टा है, उल्टे वाले को -5 कहेंगे। ये नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर आ रहा है 15 न्यूटन और मास आ रहा है 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना आएगा? 15/5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से अगर आप फोर्स को विजुअलाइज कर ले रहे हैं और ये पता लगा ले रहे हैं कि नेट फोर्स किधर होगा, और उस डायरेक्शन में जितने कंपोनेंट्स उसको जोड़ करके मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर रख देते हैं, तो कई बार सवाल इतने ही बात पे सॉल्व हो जाता है। जैसे नॉर्मल भी पूछता है तब जो मैंने पहले किया उसको करने की जरूरत थी। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। अब ये दो ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में, एक तरफ 30 न्यूटन, एक तरफ 15 न्यूटन, तो आप ओवरऑल एक्सेलरेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 वाला ही जीतेगा और ये इधर भागेगा। सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अच्छा, दोनों ब्लॉक एक साथ भागेगा तो दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं। अगर आपको एक्सेलरेशन पता करना है तो दोनों को एक साथ मानिए, दोनों को एक साथ मानेंगे जो भी बाहरी फोर्स उसको दिखाना है। यहाँ पे N1, यहाँ पे N2। अब आप कह सकते हैं सर 5 और 10 केजी ब्लॉक के बीच भी नॉर्मल लगता है, आपने बताया था, बिल्कुल बताया था, पर यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये 5 और 10 एक ही सिस्टम है। इंटरनल फोर्स को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। नीचे लग रहा है 5 mg क्योंकि इंटरनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा दोनों पे 10 g, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सर अब क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन है उधर का नेट फोर्स, उधर कौन कौन सा है? यही दो फोर्स है और तो कोई दिख नहीं रहा। जो फोर्स है उसका कंपोनेंट अगर आप एक्स में लेंगे तो जीरो आएगा नॉर्मल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए कंपोनेंट लेने का भी कोई फायदा नहीं। अब जो नेट फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में 30 और उसके उल्टे डायरेक्शन में 15, तो नेट हो गया 30 - 15। इसको होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, पर मास कौन सा लेंगे? तो मास पूरे सिस्टम का लेते हैं, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम आना है तो मास कितना लेंगे? 5 + 10 इंटू एक्सेलरेशन। इस तरफ आ रहा है 15 न्यूटन और दूसरी तरफ 15 इंटू ए, यानी कि एक्सेलरेशन आ रहा है 15/15 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बिल्कुल आ रहा है, ये तो समझ में आ गया, पर अब दोनों के बीच का नॉर्मल कैसे निकलेगा? इतना सिर्फ पता है कि इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगता है, पर ये होगा कितना एग्जैक्टली? तो नॉर्मल इक्वेशन में तभी आएगा जब वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, पर है तो इंटरनल। इसको एक्सटर्नल फोर्स बनाने के लिए दोनों में से किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लेना होगा, यानी किसी एक को सिस्टम मानना पड़ेगा। तो आपको जो ज्यादा पसंद है उसको मान सकते हैं। 5 kg वाले को मान लेते हैं। 5 kg वाले ब्लॉक पे आप देखेंगे तो इधर से 30 न्यूटन का फोर्स था और दूसरी तरफ से नॉर्मल था। ऊपर भी नॉर्मल है N1 और नीचे M1G, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो नेट फोर्स है उसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? 30 न्यूटन और नॉर्मल। और फाइनली इसको चलना है साथ में, एक्सेलरेशन भी पता चल चुका है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो नॉर्मल अपने आप के वैल्यू, अपने वैल्यूज को कुछ ऐसा रखेगा कि ये दोनों साथ में चले। तो क्या होगा नॉर्मल की वैल्यू? तो नेट फोर्स आपका होना चाहिए 30 - n और ये हो जाना चाहिए m इंटू ए। 30 - n, मास कितना है? 5, एक्सेलरेशन है 1, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं n इज 30 - 5, बिल्कुल सही, 25 न्यूटन। दूसरे ब्लॉक पे नॉर्मल पता करने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, तो दूसरे ब्लॉक पे भी यही होगा, मतलब दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो हमको मिल चुका है। आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर आपको आसान और शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने के लिए मैं बताता हूँ। क्या करेंगे? ए और बी है, दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। अगर बी नीचे जा रहा है तो ए आगे बढ़ेगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों सेम होगा? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। इसलिए सेम होगा कि अगर कोई एक भी फास्ट या स्लो चला दूसरे से, तो बीच का जो रस्सी है वो लंबा या छोटा हो जाएगा। रस्सी की लंबाई बनी रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, उसके लिए दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा, एक स्पीड से एक एक्सेलरेशन से, है ना, ताकि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट हो सके। इसीलिए एक्सेलरेशन सेम है। चलिए ठीक है सर, पर एक्सेलरेशन दे कौन रहा है? आ कहां से रहा है? फोर्स चाहिए, फोर्स कहां कौन लगा रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में? ए पे जो नॉर्मल लग रहा है वो तो ऊपर लग रहा है, N1 मान लेते हैं। mg जो है इसका, M1G, वो भी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे टेंशन दिख रहा है, हाँ सर। इस वाले ब्लॉक पे देखेंगे तो नीचे mg है, M2G मान लेते हैं, तो M2G एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है, टेंशन जो है वो भी एक्सेलरेशन के उल्टा है। M2G का दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक नॉर्मल है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। M2G का जो कंपोनेंट है, अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है ना, हॉरिजेंटल और इंक्लाइन के बीच, तो इंक्लाइन पे जो परपेंडिकुलर है और हॉरिजेंटल पे जो परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल लाइन और इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर के बीच भी थीटा एंगल बनेगा, ये वाला 30 है। इधर वाला कंपोनेंट mg cos 30 हो जाता है और इंक्लाइन प्लेन की तरफ जो है mg sin
थीटा यानी थीटा 30 है, वो हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है वही एक्सेलरेशन पैदा करता है, उसका परपेंडिकुलर वाला किसी तरह जुट करके जीरो हो जाएगा, यानी कि ये n2 बराबर है m2g cos 30 के, वो कैंसिल हो गया। ठीक है सर, तो आप इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं mg sin 30, m यहाँ पे क्या है, मास दिया है 10 kg, तो आप mg की वैल्यू रख सकते हैं 100 इंटू हाफ यानी कि 50, ये 50 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। और दूसरे के लिए भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, उस पर सिर्फ टेंशन ही नेट फोर्स है, ये दोनों तो कैंसिल हो जा रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू 40 ए, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टेंशन और ए दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो आपको दो इक्वेशन भी नहीं लिखना पड़ेगा, अगर हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएं कि इसको सीधा मान ले दोनों मास को 40 kg और 10 kg, और अब देखिए कि कौन कौन सा फोर्स इसको एक्सेलरेट कर रहा था। इधर जो फोर्स है ना mg sin 30 जो कि 50 न्यूटन आया वो है, इसका mg तो एक्सेलरेशन के ठीक ऊपर था तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। टेंशन इंटरनल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा जब दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं। हालांकि नियम से न्यूटन जो प्रोसेस आपको बताया उससे को एक सिस्टम नहीं मान सकते क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग है, बेहतर है अलग अलग मानना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे काम कर जाता है। अब इसको एक सिस्टम माना, सीधा कर दिया, अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स दिख रहा है यही दिख रहा है, बाकी टेंशन इक्वल एंड अपोजिट है, दिखाने का कोई फायदा नहीं है, तो सब फोर्स को जोड़ दे इस पे तो 50 न्यूटन ही निकल के आएगा। तो जो नेट फोर्स है 50 न्यूटन वो होना चाहिए किसके बराबर, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों मास को यही एक्सेलरेट करा रहा है। टोटल मास हो गया 40 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन 50/50 और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये अप्रोच से आप जल्दी से एक्सेलरेशन पता करेंगे, और जब एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन भी मिल जाएगा। आप 40 kg वाला का इक्वेशन लिख दीजिए, t इज इक्वल टू 40 इंटू ए, 40 इंटू ए, 40 ए आया 1 तो 40 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा, राइट। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, ये बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन भी कहते हैं कई जगहों पे। इसको समझना है, जब आप इस ब्लॉक सिस्टम को रिलीज करेंगे तो दोनों ब्लॉक चलना शुरू करता है। मैंने कोशिश किया इसको एनिमेट करके दिखाने के लिए। आपको पता करना है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक पुली एंड स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग लिखा गया, स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस। तो मोशन को पहले विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार फिर से समझते हैं इसको, ये 2 kg वाला ब्लॉक नीचे गिर रहा है, 6 kg वाला आगे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे दोनों बराबर डिस्टेंस नहीं चला है। क्यों नहीं चला उसको समझते हैं, लेकिन डिस्टेंस पे कंस्टेंट जरूर है। ये अगर x1 चला होगा तो दूसरा वाला अगर यहां से लेंगे तो ये x2 चला है ना। x1 और x2 बराबर नहीं है लेकिन आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब x1 बढ़ेगा तभी x2 बढ़ेगा, और एक खास रिलेशन से दोनों आगे बढ़ेगा। रिलेशन क्या समझना है अगर, तो आपको इस रस्सी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये रस्सी छोटा हो गया है, पर रस्सी तो कभी छोटा नहीं होता है। पहले रस्सी आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और कुछ पोर्शन इधर था, यानी इधर से छोटा था तो इधर से लंबा था, है ना। तो ये कितना लंबा था पहले, x1 इधर से x1 इधर से, 2x1 लंबा था, और छोटा कितना था x2। या आप ऐसे कह सकते हैं कि x1 प्लस x1, x1 और x1, 2x1 छोटा हुआ और x2 बड़ा हो गया। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ से गायब हुआ वो छोटा हुआ, छोटा कितना हुआ 2x1, बड़ा कितना हुआ x2। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि x2 बढ़ा और x1 दो तरफ से घट गया, बट नोट नेट चेंज और स्ट्रिंग के लेंथ में वो जीरो रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि x2 जो है वो 2x1 के बराबर है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दोनों ऐसा चलेगा कि जो ऊपर 6 kg वाला ब्लॉक है जितना वो चलेगा उससे डबल 2 kg वाला चलेगा। ये पुली और स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर बता रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता, अभी का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का यही रिलेशन है, और जो स्पीड है उसका भी कुछ यही रिलेशन है। अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो v2 जो है वो 2v1 के बराबर आएगा, यानी x जितना बड़ा हो रहा है उससे डबल x2 बड़ा होगा, यानी नीचे वाला उसका डबल गिरेगा। और यही रिलेशन एक्सेलरेशन पे भी लागू हो जाता है। अगर हम इसके एक्सेलरेशन को a1 को a मान ले, इसके एक्सेलरेशन को, तो इसका एक्सेलरेशन जो a2 होगा वो 2a हो जाएगा। अब इस कंस्टेंट रिलेशन को यूज करने का फायदा क्या हो रहा है हम लोग को, ये समझिए कि दोनों का एक्सेलरेशन a और 2a हो गया, a मिल गया तो 2a भी मिल जाएगा, यानी दोनों इंडिपेंडेंट पूरी तरह नहीं है। तो अब देखिए इसको कैसे यूज करना, इस्तेमाल करना है। अब स्ट्रिंग में टेंशन की बात करें तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी टेंशन T होगा। इधर बैक साइड में क्योंकि पुली मासलेस है तो नेट फोर्स जीरो भी दिखाना है, इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्योंकि जीरो इसलिए जीरो। इधर दोनों टेंशन मिलकर 2T हो गया, तो इधर 2T और इधर वाले में भी 2T।
ठीक है सर। अब नेट फोर्स की बात करें तो 6 kg वाला पे जो mg और नॉर्मल है वो इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स इस पे 2t ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। और ये 2t बराबर होना चाहिए 6 इंटू ए के। इक्वेशन 1 यहां से मिल जाएगा। इसको देखिए 2 kg वाले ब्लॉक को, इसमें नीचे फोर्स लग रहा है mg जो कि 20 है, इसको हम लिखेंगे नीचे mg, ऊपर टेंशन है तो उसको नेट फोर्स को वो कम कर रहा है। और ये जो नेट फोर्स बचेगा वो 2 इंटू 2a के बराबर है, यानी mg कितना था 2 इंटू 10 20 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। अब यहां से आप देखेंगे इक्वेशन 1 से तो t की वैल्यू 3 है, अगर आप इसको 3a पुट कर देते हैं यहाँ पे और इस तरफ 4a तो 20 इज इक्वल टू 7 है और a इज इक्वल टू 20/7 मिलता है, राइट। हाँ सर। अब a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में तो t भी मिल जाएगा, t क्योंकि 3a के बराबर है तो t मिलेगा अपना 60 बाई, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा और ये 60/7 न्यूटन में मिल जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से अगर आपने मोशन को विजुअलाइज कर लिया, फोर्स को विजुअलाइज कर लिया, तो बड़े आसानी से लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं। अब आइए इस पे कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। बी ए के ऊपर वर्टिकली नीचे गिरा और साथ साथ दोनों कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि ए को भी स्लाइड कराएगा। ये भी कंस्ट्रेंट मोशन कहलाता है, इसको वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। मान लीजिए ये जो इंक्लिनेशन वाला एंगल वो 30 है, तो अगर बी का वेलोसिटी दिया है तो ए कितना होगा कैसे पता करेंगे? इसको समझने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या लगाते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं बी पे, यहाँ पे लीजिए, और एक कोई पॉइंट ले लेते हैं ए पे, है ना। अब आप देखेंगे तो ए का हर एक पॉइंट तो सेम वेलोसिटी से चलेगा, ये वी से और ये नीचे, इसको मान लेते हैं वी बी और इसको मान लेते हैं वी ए। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, पर इसको थोड़ा सा काम करते हैं, कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर वी ए का कॉम्पोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या मिलता है? इधर का एंगल 30 वी ए कॉस 30 और इधर वी ए साइन 30। ठीक है सर। इसका कॉम्पोनेंट इधर लीजिए और एक इधर ले लीजिए, है ना। वर्टिकल और इंक्लाइन के बीच एंगल क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच 30 है तो यहाँ 60 और ये वाला एंगल फर्दर 30 है, इसको बोल सकते हैं वी बी कॉस 30 और इधर वी बी साइन 30 होगा। अब इसमें मजे की बात यह है कि मोशन कैसा भी हो ए और बी का, ये दोनों पॉइंट जो है ना इंक्लाइन प्लेन पे दूर हो सकता है ना, लेकिन जो इंक्लाइन प्लेन वो हमेशा कांटेक्ट में है, तो जो डायरेक्ट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो इन दोनों के बीच का गैप है वो बना रहेगा। और ये तभी संभव होगा जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वो सेम हो जाए, यानी कि वी ए साइन 30 सेम हो जाए वी बी कॉस 30 के, यानी वी ए बराबर हो जाए वी बी कॉट 30 के। और वी भी दिया हुआ है 10, कॉट 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, गलत तो नहीं कर गए। कॉट 30 tan 30 के बराबर होता है, यानी ये √3 होता है। इस तरह से आप आसानी से ए के वेलोसिटी को भी बता ले जाएंगे। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन में आता है सूडो फोर्स और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इसको फटाफट से समझ लेते हैं क्योंकि कई लोगों को यहाँ आकर के दिक्कत शुरू हो जाता है। अभी तक सब कुछ ठीक लग रहा था सर, सूडो फोर्स आ जाता है तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, पर कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम जानते हैं कि मोशन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो आपका एक्सेलरेशन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई पार्टिकल यहाँ पे है पी, उसको आप ओ वाले फ्रेम से देख रहे हैं, एक्स ओ वाई से या एक्स डैश ओ डैश वाई से, तो पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा। ये आर पी ओ है और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये जो पोजीशन वेक्टर है वो आर पी ओ डैश है मान लेते हैं, और ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ओ डैश ओ मान लेते हैं। अब इन तीनों पोजीशन वेक्टर में एक खास रिलेशन है, क्योंकि तीनों कहीं पे भी जाएगा, सब लोग मूव कर रहे हैं, तीनों कहीं पे भी जा रहा है, उसको कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में जो दो पोजीशन वेक्टर है उसका सम तीसरा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, जो सेम ऑर्डर में है उनको हम लोग एक साथ लेते हैं। कौन है सेम ऑर्डर में? ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा जो अपोजिट ऑर्डर में उन दोनों का सम बन जाएगा, यानी कि आर ओ डैश ओ प्लस आर पी ओ डैश बराबर हो जाएगा आर पी ओ के। और थोड़ा इसको ठीक से रीअरेंज कर दे तो आर पी ओ डैश बराबर है आर पी ओ माइनस आर ओ डैश ओ के। एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो यही रिलेशन वेलोसिटी में भी चलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां काम आएगा, वी पी ओ माइनस वी ओ डैश ओ।
इसी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन का भी यही रिलेशन, यानी कि दोनों फ्रेम में ओ डैश और ओ वाले फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है उसमें अंतर है। अंतर कितने का है वो भी यहाँ पे दिख रहा है ना। अब ये अंतर जो एक्सेलरेशन में है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है? न्यूटन्स तो कहता है कि नेट मास इंटू एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स को बताता है, पर अगर एक्सेलरेशन अलग है तो फिर दोनों फ्रेम में तो नेट फोर्स भी अलग हो जाएगा। पर फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, नेट फोर्स तो वही रहेगा। बात तो सही है, तो दोनों में से किसी एक फ्रेम को गलत होना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ डेफिनेशन आता है कुछ फ्रेम है जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और उसके अलावा कोई और फ्रेम है जो उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है वो सब नॉन इनर्शियल है। तो अगर आप मान रहे हैं कि ये जो ओ फ्रेम है वो इनर्शियल है, तो यहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स को बता रहा है। फिर इसमें जो मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा दोनों तरफ मास को मल्टीप्लाई भी कर दे रहा है, एम पी ओ डैश और यहाँ पे एम पी ओ है ना, एम ए पी ओ माइनस, या इसको आप प्लस करके लिख सकते हैं माइनस एम ए ओ डैश ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि ये अगर इनर्शियल फ्रेम है तो इसका जो मास इंटू एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स को बताएगा, और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स को नहीं बताएगा, नेट फोर्स से कुछ अलग बताएगा। अलग क्या होगा, उसमें एक फोर्स और ऐड कर दे माइनस एम ओ डैश ओ, ये जो है वो रियल नेट फोर्स है। और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रियल नेट फोर्स के साथ साथ एक और क्वांटिटी जोड़ना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। बात समझ रहे हैं? यानी एक फोर्स उसमें जोड़ दिया जाए, फोर्स कितना होना चाहिए, एम इंटू ए, एम यहाँ पे पार्टिकल का मास है, पर एक्सेलरेशन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का है, और फोर्स का डायरेक्शन किधर लेना है, एक्सेलरेशन के उल्टा, यानी फ्रेम का जो एक्सेलरेशन उसके ठीक उल्टा अगर एक फोर्स आप जोड़ देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड फ्रेम का एक्सेलरेशन इनटू ब्लॉक का मास उसके बराबर ले, तब आपका रियल फोर्सेज के साथ अगर सूडो फोर्स को जोड़ दे तब वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि तब आप लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। सूडो फोर्स कब आएगा एग्जिस्टेंस में, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको काम करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मास इंटू एक्सेलरेशन को नेट फोर्स के बराबर दिखाना है, तो आप सूडो फोर्स को जोड़ लीजिए बाकी सारे फोर्सेज के साथ, तब वो नेट फोर्स के बराबर हो जाता है ना। और ये यही नहीं है, इसको रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सूडो फोर्स जो है इसको आभासी फोर्स कहते हैं हिंदी में। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जैसे ही बैठते हैं ना तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स महसूस होने लगता है। जैसे बस एक्सेलरेट करता है तो आपको लगता है पीछे कोई धक्का दे रहा है, बस जब रुकता है ब्रेक लगता है तो लगता है कोई आपको आगे धक्का दे रहा है, यानी कि जब एक्सेलरेशन बस का पीछे होता है तो लगता है कोई आगे धक्का दे रहा है। तो ये सूडो फोर्स महसूस किया जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, इसीलिए इसको आभासी फोर्स भी कहते हैं। इसका आभास होता है पर वो एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे इस वाले सवाल में और क्लियर होगा, आप एक कार्ट में बॉब को लटकाए हैं, वो एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे एक्सेलरेट करेगा तो अगर यहाँ पे बैठा हुआ आदमी इसको देख रहा है तो इसे महसूस होगा कि इस पे एक फोर्स लगा जो एक्सेलरेशन के ठीक उल्टे डायरेक्शन में है, एम ए नॉट, और बाकी जो रियल फोर्सेज है वो लग रहे हैं, इधर टेंशन लग रहा है और इधर एम जी लग रहा है ना। और इस पे नेट फोर्स जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में जीरो है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, ये एंगल बनाएगा थीटा, तो आप t का दो कंपोनेंट ले लीजिए, ऊपर t cos थीटा, इधर t sin थीटा। तो आपको नेट फोर्स जीरो दिखाने के लिए t sin थीटा को बराबर दिखाना पड़ेगा एम ए नॉट और t cos थीटा को एम जी के, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगा कितना, a बाई जी या a नॉट बाई जी। अब आप कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका नहीं हो सकता है कोई बाहर से अगर इसको देख रहा हो तो उसके लिए ये सूडो फोर्स नहीं दिखेगा। इस बॉब पे फिर क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे, एक टेंशन और एक एमजी बस, और साथ में इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है मतलब नेट फोर्स होगा, टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए, ऊपर का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और एमजी बराबर है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होना चाहिए, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो टी साइन थीटा है, इसको बराबर होना चाहिए एम इंटू ए नॉट, क्योंकि बाहर से जो बैठा हो कार्ट का जो एक्सेलरेशन है सेम एक्सेलरेशन बॉब का भी दिखाई देगा। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे आप तो ऊपर के दोनों इक्वेशन के जैसा ही हो गया, तो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे थे तो सूडो फोर्स आपने लगाया, जब इनर्शियल फ्रेम में आप
लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहे थे फोर्स पता करने के लिए या एक्सेलरेशन पता करने के लिए, तो आपने सूडो फोर्स नहीं लगाया। तो यही डिफरेंस है। आप इनर्शियल फ्रेम में काम करते हैं तो सूडो फोर्स मत यूज करिए, उसके बदले में पार्टिकल का जो एक्चुअल एक्सेलरेशन दिख रहा है बाहर से नॉन इनर्शियल फ्रेम से, उसको यूज करिए। और इनर्शियल फ्रेम में काम करना है जहां कई बार इनर्शियल फ्रेम में ही उसी फ्रेम में ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये सूडो फोर्स लगा करके काम करना आसान हो जाता है। कुछ और एप्लीकेशन है सूडो फोर्स का, जैसे कि अपरेंट वेट। अपरेंट वेट क्या होता है, कई बार जब आप लिफ्ट में होते हैं, है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमें इसका जो फोर्स है वो कुछ अलग आभास होता है। जनरली फोर्स का अनुमान कैसे लगता है, फोर्स आपको तभी पता चलता है जब आप किसी पे फोर्स लगाएंगे या आप पे कोई फोर्स लगा रहा है ना। जनरली आप जब किसी पे फोर्स लगाते हैं तभी फोर्स का को आप ज्यादा रियलाइज करते हैं। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जिस पे रखा हुआ है वो इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट भी बदले में नॉर्मल फोर्स नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे लगाएगा, और ये नॉर्मल जो है इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जो नॉर्मल फोर्स है उसको हम लोग महसूस कर पाते हैं क्योंकि हम खुद किसी के कांटेक्ट में वो फोर्स को लगा रहे हैं। जनरली कांटेक्ट फोर्स को महसूस किया जाता है। तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वही वेट का एहसास दिलाता है, पर जब रुका हुआ रहेगा तो नॉर्मल mg के बराबर रहेगा। और अगर जब चल रहा है और आप इसको रुका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ma नीचे। और अब आप कह रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सूडो फोर्स लगाने के बाद कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नॉर्मल हो गया mg प्लस ma के बराबर, यानी कि ये नॉर्मल फोर्स जो है mg प्लस a है। तो जो अपरेंट वेट है, इसको हम लोग अपरेंट वेट भी बोलते हैं, mg डैश से लिखते हैं, वो mg प्लस a के बराबर, यानी एक्चुअल वेट जो mg उससे ज्यादा है। तो क्या होगा अगर ये फ्रेम नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो, है ना? अगर ये फ्रेम नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो तो इस बार सूडो फोर्स जो है वो ऊपर लगेगा और नॉर्मल भी ऊपर है, तो नॉर्मल आपको कम महसूस होगा। कैसे? क्योंकि नॉर्मल प्लस ma आपका mg के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं सब कुछ, सूडो फोर्स आपने लगाया है तो नेट फोर्स 0 दिखाना होगा। अब यहाँ से n का जो आपको फीलिंग आएगा, महसूस जो करेंगे, वो mg माइनस ma के बराबर होगा और ये m इंटू g माइनस a के बराबर होगा, जिसको हम अपरेंट वेट कह देते हैं। इस बार अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से अलग है, और ये जो g डैश है वो g माइनस a है, इसको अपरेंट g भी बोलते हैं। यानी जो इफेक्टिव g है वो आपको कम महसूस होता है जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रहा होता है। अब ऐसे ही सोचिए क्या हो अगर ये एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाए, यानी कि फ्री फॉल का सिचुएशन आ जाए, तब तो सर जी अपरेंट 0 हो जाएगा और अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। इसको हम लोग वेटलेसनेस का केस कहते हैं। तो जब लिफ्ट की रस्सी कट जाए और फ्री फॉल हो, नीचे गिर रहे होंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर से आत्मा निकल गया, मतलब कोई वेट नहीं है, आप 0 वेट महसूस करते हैं, इसे वेटलेसनेस कहते हैं। तो आज का जो टेक अवेज है, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले तो सीखा कि फोर्स क्या होता है, डिफरेंट तरह के फोर्सेज क्या होते हैं। दूसरा, लॉज ऑफ मोशन में फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन हमने सीखा। बेसिक सी बात जो हमने सीखा कि फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, पर ये कई बार जब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है। सेम ही डायरेक्शन में फोर्स और एक्सेलरेशन है तो ज्यादा झंझट नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स को वेक्टर के तरीके से दिखाते हैं, उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन की तरफ जितने भी फोर्स के कंपोनेंट है उसका नेट सम ma के बराबर कर देते हैं और उसके परपेंडिकुलर वाले नेट फोर्स को 0 दिखा देते हैं। इससे मैक्सिमम केसेज में हमारा काम बन जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें एक्सेलरेशन का रिलेशन या वेलोसिटी का रिलेशन कंस्टेंट मोशन के द्वारा कैसे दिखाते हैं, उसको भी हम लोगों ने सीखा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे काम किया जाता है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कब आता है, ये भी हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोग की क्लास समझ में आई है। क्लास समझ में आ रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।